मुख्यमंत्री धामी ने कैचीधाम बाईपास का किया स्थलीय निरीक्षण, निर्माण कार्यों की समीक्षा, लोक निर्माण विभाग से पूरी जानकारी ली। शीतलहर और बारिश के बीच जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम सवीन बंसल ने देर रात औचक निरीक्षण किया। बसंत पंचमी पर लाल कोठी मंदिर में विशाल मेला, हजारों श्रद्धालुओं पहुंचे, लंबी कतारों में पूजा अर्चना की। बसंत पंचमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर में पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने लिया भाग। अल्मोड़ा खत्याड़ी में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हुआ सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे नैनीताल की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दें शनिवार को अपने नैनीताल भ्रमण के दौरान कैचीधाम बाईपास सड़क मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। बता दें निर्देशानुसार उन्होंने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली है। बता दें मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बाबा नीम करोरी के दर्शन हेतु देश विदेश में श्रद्धालु यहां आते हैं। आने वाले यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना और ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाना प्राथमिकता है हमारी। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने यह भी बताया कि 18.15 किलोमीटर लंबी बाईपास में से 8 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष मार्ग में पहाड़ कटिंग, कलमठ निर्माण और सुरक्षा दीवारों का काम तेजी से जारी है। साथ ही आपको बता दें राती घाट में 74.15 मीटर स्पान का नया मोटर पुल भी निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यों को आगामी यात्रा सीजन से पहले पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मार्ग से कैचीधाम में लगने वाले जाम की समस्या खत्म होगी और पहाड़ी जिलों के लिए यह वैकल्पिक मार्ग लाभप्रद साबित होगा। देखिए, क्योंकि पूरे इस मानसखंड क्षेत्र में और विशेष रूप से हमारे यहाँ कैचीधाम नीम करोली बाबा के स्थान पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है इन सालों, और उसके कारण से जो आगे का ट्रैफिक चलता है उनके लिए काफ़ी असुविधा होती है, जाम का सामना करना पड़ता है और कई घंटे लग जाते हैं रानीखेत जाने वालों को, औला जाने वालों को, या बागेश्वर जाने वाले को, या मैं कहूँ कि रास्ता यहाँ से चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां आपको बता दें शीतलहर और लगातार बारिश के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने देर रात शहर में औचक निरीक्षण भी किया। बता दें डीएम सवीन बंसल ने चौक चौराहों पर पहुंचकर अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया है। उन्होंने देखा कि अलाव सही तरीके से जल रहे हैं या नहीं और लोगों को ठंड से राहत मिल पा रही है या फिर नहीं। इसके बाद जिलाधिकारी रैन बसेरों में पहुंचे और वहां ठहरे जरूरतमंद लोगों से उन्होंने बातचीत भी की है। बता दें डीएम ने लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, गर्म पानी और बिस्तरों की व्यवस्था पर खास ध्यान भी दिया गया है। डीएम ने साफ कहा है कि ठंड के मौसम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने नगर निगम और तहसील प्रशासन को निर्देश भी दिए कि अलाव, रैन बसेरे और अन्य सुविधाओं की लगातार निगरानी की जाए। प्रशासन का साफ कहना है कि शीतलहर को देखते हुए आगे भी इस तरह के निरीक्षण किए जाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि ठंड से बचाव करें और जरूरतमंदों की लगातार मदद करें।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है आपको बता दें खतीमा से, जहां खतीमा में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर एक विशाल मेले का आयोजन किया गया है। बता दें लाल कोठी मंदिर परिसर में लगे इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्ति की लंबी कतारें भी देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान से सुख समृद्धि की कामना भी की है। साथ ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लोगों ने आशीर्वाद भी लिया। लाल कोठी मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों की गहरी आस्था भी है। नगर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे हैं। मेले में बच्चों के लिए झूले, खिलौने की दुकानें और खेल लगाए भी गए थे, जिससे बच्चों में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। बता दें मेले की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया था और भीड़ को संभालने और यातायात को सुचारू रखने में पुलिस ने अहम भूमिका भी निभाई है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दीपक मुंडेला ने लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये दिन बहुत शुभ माना जाता है और लोग यहाँ आकर स्नान कर नई शुरुआत करते हैं। वहीं पंडित पंकज मेहता ने इस पावन स्थल के धार्मिक महत्व की जानकारी भी दी है। क्षेत्र के लाल कोठी स्थान पर लोगों के रंग मंच संस्कार, उपनयन संस्कार, मैरिज संस्कार, हवन इत्यादि कार्य किए जाते हैं। ये पवित्र स्थान इसीलिए है, इसीलिए इस भूमि की जो गाथा है वो इसी बसंत पंचमी के दिन विशेषकर उपनयन संस्कार, कर्ण वेद, यज्ञों, पवित्र वेदारंभ ये संस्कार यहाँ पर किए जाते हैं तथा लोग बड़ी दूर दूर से इस स्थान पर आकर के इस स्थान पर डुबकी लगाकर स्नान भी किया करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चारों ओर यहाँ पे लोग व्रतबंध कराने आए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पे इसी प्रकार से लोग व्रतबंध कराने आते हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बिल्कुल पैर रखने की जगह भी नहीं है। ये हमारे पुराने ज़माने में माना जाता है बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, जो इस दिन लोग व्रतबंध करा के अपने शरीर की शुद्धि करते हैं और माँ शारदा, गंगा के रूप में माँ शारदा की डुबकी लगाकर अपने जितने भी पाप हैं, जितने भी वो हैं, उनको पीछे छोड़कर आगे से नई शुरुआत करने के लिए यहाँ पे लोग आज के दिन में अपना व्रतबंध कराते हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां बता दें बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। बता दें कि सरस्वती विद्या मंदिर बेलनी और सरस्वती शिशु मंदिर बेलनी में माता सरस्वती की पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में अभिभावक भी वहां पर मौजूद रहे। सुबह से ही विद्यालय परिसर में धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ था। पूजन, हवन और शैक्षिक संस्कारों के कार्यक्रमों से ये दिन और भी विशेष बन गया है। सरस्वती शिशु मंदिर बेलिनी में बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार भी कराया गया है। नन्हे बच्चों ने पहली बार अक्षर लेखन किया और विद्या पथ पर प्रवेश किया है। ये नजारा अभिभावकों के लिए बेहद उत्साहजनक और खुशी भरा रहा है। बता दें सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य शशि मोहन उनियाल ने यह भी कहा कि माघ महीने की पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा विद्यालयों में शुरू से चली आ रही है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि मां सरस्वती के आशीर्वाद से शिक्षा का प्रकाश समाज में फैलता है और इसी भावना के साथ हर साल ये आयोजन किया जाता है। और जैसे हमारे विद्यालयों की ये परंपरा रही है, जब से हमारे विद्यालय प्रारंभ हुए हैं, तो ये माघ माह की पंचमी को, आज माघ माह की पंचमी है और इसको बसंत पंचमी, क्योंकि बसंत ऋतु का भी आगमन इस अवसर पर हुआ है और आज विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से बसंत का आगमन प्रारंभ हो गया है और अपने भारतीय संस्कृति के आधार पर जो 16 संस्कार हैं, वो 16 संस्कारों में से अपने यहाँ एक उपनयन या विद्या आरंभ संस्कार उसको कहा गया है। हम लोग विद्यालय में आप भेजते हैं और सीधा 5 साल कहते हैं कि भाई बच्चा से और लिखे, लेकिन उससे पहले को उसको संस्कार को नहीं करते हैं। विद्या भारती ने यह सोचा कि 16 संस्कारों के अंदर बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करना भी आवश्यक है।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है अल्मोड़ा से। बता दें जहां खत्याड़ी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत खत्याड़ी में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें आपको बता दें दर्जा राज्य मंत्री शंकर सिंह कोरंगा मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित भी रहे हैं। इस अवसर पर मंत्री और प्रशासन ने जनता की समस्याओं को ध्यान से सुना भी और कई मामलों का तुरंत समाधान भी किया है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर चर्चाएं हुई हैं। जनता ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने सुझाव और शिकायतें साझा भी की हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि हर व्यक्ति की समस्या तक तुरंत ध्यान पहुंचे और उसका समाधान हो। देखिए खास रिपोर्ट। तीसरा कार्यक्रम है यहाँ अल्मोड़ा में। पहले हवलबाग के दोनों विकास खंडों में मैंने कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक जनता तक हम पहुंचे, क्योंकि होता क्या था कि जो हमारे ग्राम से लोग आते थे कलेक्ट्रेट आने में उनको समय भी लगता था, फिर अधिकारी मिले न मिले। आज ये पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगहों में जन जन का द्वार का कार्यक्रम लग रहा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमारे यहाँ समाज कल्याण से लेकर के सारे विभागों के कर्मचारी यहाँ पर हैं। सेवा योजना का है, स्वास्थ्य विभाग का है, ITI से संबंधित है। सरकार जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। छोटे छोटे न्याय पंचायत स्तर पर जनता की सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं। जो भी संबंधित विभाग है उनके अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छा, जैसे आधार कार्ड बनाना है, विकलांग सर्टिफिकेट बनाने हैं, मेडिकल का अपना काम है, अन्य सारे जो भी है वो सारी सुविधा जनता को मिल रही है। पहले उत्तराखंड सरकार की, आज खत्याड़ी न्याय पंचायत में 28 विभागों का जो जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहा है हमारे में। इसमें हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शंकर कोरंगा जी राज्य मंत्री इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगातार यहाँ पे जितनी समस्याएं आ रही है उनका समाधान हो रहा है और जो समस्याएं कहीं लंबित है उनको कैसे उनका शीघ्र समाधान हो इस निमित्त यहाँ पे काम हो रहा है और सरकार की पहल सराहनीय है और लोगों को इसका लगातार लाभ। आज हमारे बीच में शंकर कोरंगा जी राज्य दर्जा मंत्री आए हुए हैं और आज जनता जन सरकार के द्वार के कार्यक्रम आज यहाँ पर खत्याड़ी न्याय पंचायत चल रहा है, जिसमें एक एक करके विभागीय अधिकारी बुलाया जा रहा है। और चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए आज हमारे बीच में मंत्री जी पहुंचे और सबका निश्चित रूप से सभी की जो काम अटके हैं वो काम पूरे होंगे इस कार्यक्रम के द्वारा। मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर क्षेत्र में लगाया, हर ग्राम पंचायत में लगाया, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लग रहे हैं और इसमें जनता को कम से कम एक सुविधा मिलेगी। उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, देहरादून के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, किसी विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे जो जन जन की सरकार का जो जन जन के द्वार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यहाँ पर आकर के सारे अधिकारी एक मंच के एक छतरी के नीचे बैठेंगे, गाँव की जनता आएगी तो उनके पेयजल योजना है, सड़क का मामला है, रास्ते का मामला है, बिजली का मामला है। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार चल रही है उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार और जन जन के द्वार के कार्यक्रम में आज हमारे खत्याड़ी न्याय पंचायत का जो कार्यक्रम है ये खत्याड़ी के तिनरा मैदान में चल रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां क्षेत्र के विभिन्न हमारे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो और सरपंच हो, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं, इनके अलावा जो आम जनमानस की सीधे तौर पर चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो फॉरेस्ट की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, इनके सब माध्यमों से यहाँ पर लोग अपनी समस्या को लेकर। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है देहरादून से। बता दें जहां नगर निगम शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने यह भी बताया कि साल 2025 में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इन प्रयासों के आधार पर 2026 तक देहरादून को पूरी तरह कूड़ा मुक्त और आधुनिक शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आपको बता दें नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। शहर के दो प्रमुख कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन कारगी और धोरण अब पूरी तरह मैकनाइज्ड हो चुके हैं। साथ ही इससे कचरा प्रबंधन अधीक्षक प्रभारी और तेज भी हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें जुग मंदिर हॉल,
फूड पार्क और गांधी पार्क जैसी परियोजनाएं अंतिम चरण में भी हैं। संकरी गलियों में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए छोटे ई रिक्शा तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही नमामि बंसल ने आगे ये भी साफ किया कि खुद सहायता समूहों के माध्यम से यूजर चार्ज कलेक्शन में सुधार हुआ है। प्लान्स रहने वाले हैं? देखिए, वर्तमान में जैसा आपने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमने कंप्लीट किया 2025 में। शहर में जो हमारे 2 मुख्य ट्रांसफ़र स्टेशन थे उसको हमने पूरी तरह से मैकेनाइज़ किया, कारगी और धोरन पे। अभी वर्तमान में जो जोगिंदर हॉल है और हमारा फूड पार्क, गांधी पार्क, इन सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स भी लगभग कंप्लीशन की ओर हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे संकरी गलियां हैं, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर कि हमें छोटे ई रिक्शास की आवश्यकता है डोर टू डोर कूड़ा उठान के लिए, उसको उपलब्ध कराया जा सके। और इसके लिए ऑलरेडी यूज़र चार्ज कलेक्शन की व्यवस्था को बहुत तेज़ी से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लागू किया गया है और अभी तक अच्छा रेवेन्यू नगर। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी के तौर पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के नाम को लेकर प्रदेश भाजपा अब सतर्क होने लगी है। प्रदेश में बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद संगठन ने प्रभारी दुष्यंत गौतम से दूरी बनाना शुरू भी कर दिया है। साथ ही कई कार्यक्रमों में दुष्यंत गौतम नदारद दिखाई भी दिए हैं। वहीं नए पोस्टरों में भी उनकी फोटो नहीं लगाई गई है, जबकि पुराने पोस्टरों में उनका फोटो हमेशा शामिल रहा है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने यह भी कहा कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम बन रही है, इस कारण कई प्रदेशों में प्रदेश प्रभारी की फोटो लगाई गई है और कई प्रदेशों में नहीं लगाई गई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने यह भी कहा है कि बीजेपी ने मान लिया है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम सामने आया था और वह दुष्यंत गौतम ही हैं। प्रदेश प्रभारी से भाजपा की वह दूरियां साफ संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में दुष्यंत गौतम को प्रदेश प्रभारी के पद से भी हटाया जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरी पार्टी का एक पूरा जितना भी सब लोग हैं, सब लोग बदले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आए हैं, नई हमारी स्टेट की भी जो कमेटीज हैं, हम सब भी आपने देखा है कि नई टीम के हिस्सा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दोबारा बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए हैं। तो पूरी जिस तरह की राष्ट्रीय टीम होगी उस प्रकार से पूरे प्रदेशों में सब लोग जाने वाले हैं। लेकिन जिस विषय की आप बात कर रहे हैं उसमें उनको हाईकोर्ट से रिलीफ मिला है। वो कहीं से कहीं तक उन्होंने अपनी सारी जानकारी दे दी, मैं किस दिन कहाँ थे, क्या थे। अगर कोई किसी के 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो किसी के भी बारे में, अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं, आपके बारे में कर दें, मेरे बारे में आप कर लें, तो क्या वो सिद्ध हो जाती है बात? राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं बड़ा, देखिए वो तो मुझे लगता है चयन तो हुआ नहीं है, उनका घोषित किया गया है, क्योंकि उनके अलावा किसी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, जो अंदरूनी तानाशाही है। अब रही बात की जो पोस्टर जारी होते हैं, चाहे प्रदेश कमेटी से हो चाहे दिल्ली से हो, उसमें बिल्कुल प्रभारी दुष्यंत गौतम का चेहरा ना होना ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है ये भी इस बात को स्वीकार कर चुका है कि दुष्यंत गौतम कहीं ना कहीं पूरी तरीके। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है देहरादून से। बता दें, जहां इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में देहरादून के अंश एम्ब्रोज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें, ये प्रतियोगिता 17 से 21 जनवरी के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अंश एम्ब्रोज ने अपनी श्रेणी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान अपने नाम किया है। अंश की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार और दोस्तों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देहरादून को भी उन पर गर्व है। उनकी ये सफलता अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बनकर सामने आई है, जो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। बता दें, अंश एम्ब्रोज की इस सफलता में उनके प्रशिक्षक और परिवार का अहम योगदान भी रहा। साथ ही प्रशिक्षक ने उन्हें लगातार मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वहीं परिवार ने हर कदम पर उनका पूरा समर्थन किया। देखिए खास रिपोर्ट। पार्टिसिपेट करा कंपटीशन इंडियन पावर लिफ्टिंग IPF फेडरेशन कराती है।
इंडिया में, और ये ऑल ओवर इंडिया के पार्टिसिपेंट्स करते हैं, ऑल ओवर द स्टेट से। बाकी जिसमें मेरी कैटेगरी में 20 से 25 लोग थे, जिसमें से मैं एक गोल्ड मेरी फर्स्ट प्राइज़ में लेके आया हूँ। और इसमें से बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए। बाकी बैक सपोर्टर्स होने बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार में आयोजित गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में आज भव्य और दिव्य माहौल देखने को मिला है। बता दें, इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में आयोजित इस समारोह में देश के कोने कोने से गायत्री परिवार के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। वेद मंत्रों की गूंज, आध्यात्मिक वातावरण और विविध धार्मिक आयोजनों के बीच ये शताब्दी समारोह अपनी भव्यता के लिए खासा आकर्षण लगातार बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। बता दें, वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी तैनात रहे। प्रवेश मार्गों पर सघन जांच भी की जा रही थी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई थी ताकि किसी भी तरह की चूक ना हो सके। प्रशासन का यह भी कहना है कि श्रद्धालुओं और अतिथियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। खबर आ रही है, आपको बता दें, हरिद्वार से, जहां मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के दौरान प्रयागराज में संत शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी को लेकर परशुराम अखाड़े के पंडित अधीर कौशिक ने उत्तर प्रदेश प्रशासन पर कड़ा निशाना साधा है। पंडित कौशिक ने यह साफ कहा है कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ प्रशासन का यह व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मकर संक्रांति का स्नान साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंडित कौशिक ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द प्रतिक्रिया नहीं देता है तो आने वाले चुनाव में इसके नतीजे सरकार के लिए गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संतों की शिष्यों की शिक्षा उनके ज्ञान और धर्म का प्रतीक है और उसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार भारी पड़ सकता है। इस मामले में लोगों में रोष है और संत समाज की ओर से प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग भी लगातार की जा रही है। अभी तक आपको बता दें, प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई ठोस प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। देखिए खास रिपोर्ट। भाग्य हमारे तीर्थनाथ प्रयागराज का नहीं, प्रयागराज अभी कुंभ हुआ था और वास्तव में जो आदिगुरु शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहेगा। भाई आप शंकराचार्य मानने नहीं मानने वो आपका मत है, लेकिन शंकराचार्य जी संत तय करते हैं। शंकराचार्य एक साधु के भेष में थे, सन्यासी के भेष में थे, फिर उनके साथ ऐसा अपराध क्यों किया वहां के प्रशासन ने, नेताओं ने क्यों ऐसा अपराध किया? जो हमारे ब्रह्मचारी थे उनकी जो चोटी पकड़कर खींचा है उन प्रशासन अधिकारियों ने, भगवान तो उन्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन तत्काल ये सरकार है वो अधिकारियों पर लगाम लगाए, उन्हें सस्पेंड करे। जो भी अधिकारी है अगर ये विलंब करते हैं तो 2027 का चुनाव इनके ऊपर भारी पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आ रही है, आपको बता दें, हरिद्वार से, जहां 14 जनवरी को ऋषिकुल क्षेत्र में 2 मोबाइल दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की घटना सामने आई थी। बता दें कि चोरों ने घने कोहरे का फायदा उठाया और मोबाइल फोल्डर और फोन चोरी कर लिए थे, जिसके बाद दुकान मालिक नितिन शर्मा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई, साथ ही जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी में इस्तेमाल हुई इको कार का भी पता चला है। हरिद्वार से दिल्ली तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए हैं। कार का नंबर आपको बता दें DL5CW 1161 था, जिसका मालिक इदरीश अंसारी शास्त्री पार्क दिल्ली का निकला है। आपको बता दें, इदरीश पहले भी कई चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और फरार भी था। तभी से पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र बाईपास पर उसे जीतू यादव के साथ दबोच लिया। जांच में आरोपी के पास से बता दें 5 मोबाइल फोन, 15 MI बैटरी और एक मदरबोर्ड भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 7 मोबाइल फोल्डर, 1 EVDO मशीन, 1 तिजोरी और चोरी की इको कार भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले की आगे की जांच भी जारी है और सभी चोरी की सामग्री बरामद करने की कार्रवाई पूरी की जा रही है।
चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुनीकीरेती थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम ने नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर जिले में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बीते रोज मुनीकीरेती थाना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान भारी बारिश के बीच एक संदिग्ध युवक बस से उतरकर भागने लगा। तभी पुलिस को शक हुआ और टीम ने उसका पीछा कर किसी तरह उसको पकड़ा है। जब आरोपी की तलाशी ली जा रही थी तो आपको बता दें, उसके कब्जे से 843 ग्राम चरस भी बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए भी बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी से एक मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान साधु उर्फ सुनील निवासी पानीपत हरियाणा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया है कि ये चरस पानीपत निवासी श्यामलाल के कहने पर उत्तरकाशी निवासी महेश से लेकर आया हुआ था। इस चरस को पानीपत में बेचने की तैयारी भी पूरी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है चमोली से, जहां 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस से एक दिन पहले शनिवार को जनपद चमोली में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें, जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान की शपथ भी दिलाई। इसके साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया है। साथ ही इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। बता दें, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व को भी बताया है और कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र छात्राओं से अपील भी की है कि वे अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि मतदान का अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला है, इसलिए हर नागरिक को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और कर्मचारियों को लोकतंत्र की ताकत से जोड़ना और मतदान के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करना भी रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसी के तहत आज यह कार्यक्रम मनाया गया और इसमें विशेष तौर पर जो लोग दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से मतदाता जागरूकता कर रहे हैं, जो हमारी ईएलसी हैं, जो कविताओं के माध्यम से, जो समाज सेवा के माध्यम से और विभिन्न प्रतियोगिताएं जो मतदाता जागरूकता के लिए बढ़ाई गई, आयोजित की गई, उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, स्लोगन प्रतियोगिता है, सोशल मीडिया में रील प्रतियोगिता है, उसमें जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस बार परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां देखने को मिलेंगी। हर वर्ष की तरह 26 जनवरी को होने वाली परेड में अलग अलग विभाग अपनी अपनी झांकियां तैयार करते हैं, जिनमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली झांकी को सम्मानित भी किया जाता है। इस वर्ष की झांकियों को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। बता दें, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने यह भी बताया है कि इस बार सूचना विभाग की झांकी खास होने वाली है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यानी रजत जयंती के उपलक्ष्य में सूचना विभाग द्वारा विशेष झांकी का निर्माण किया जा रहा है। के.एस. चौहान ने आगे ये भी कहा कि इस झांकी की तैयारी पिछले करीब 15 दिनों से लगातार की जा रही है। झांकी के माध्यम से राज्य के गठन से लेकर अब तक की 25 वर्षों की विकास यात्रा को दर्शाया भी जाएगा। इसमें राज्य के प्रमुख विकास कार्यों, उपलब्धियों और बदलते उत्तराखंड की तस्वीर साफ दिखाई देगी। उन्होंने बताया कि इस बार झांकी में शीतकालीन पर्यटन को भी विशेष रूप से शामिल किया गया है, ताकि प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं को लोगों के सामने रखा जा सके। की परेड में जो परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाली है, उसमें सूचना विभाग की भी झांकी रहेगी और सूचना विभाग की जो झांकी इस वर्ष है वो है
राज्य गठन का जो रजत जयंती है उस अवसर पे हम लोगों ने झांकी का निर्माण किया है, जो पिछले 25 सालों में जो विकास की यात्रा रही है विषय वो है। और साथ ही विंटर टूरिज्म को भी हमने झांकी में दिखाया है। तो झांकी को आप 26 जनवरी को परेड ग्राउंड में देखेंगे। निश्चित रूप में सूचना विभाग की जो झांकी पिछले 15 दिन से तैयार हो रही है। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही, बताते हैं हरिद्वार के बैरागी कैंप स्थित शताब्दी नगर में गायत्री परिवार की शताब्दी समारोह का शनिवार को भव्य और दिव्य वातावरण में समापन हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित वहां पर रहे। देश भर से आए श्रद्धालु, अनुयायी और वीवीआईपी अतिथि समारोह में शामिल होकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में यह भी कहा कि आज विश्व अशांति, अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान समय में व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भारतीय संस्कृति ही संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति का मार्ग दिखा सकती है। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे विश्व में चारों ओर अनिश्चितता है, अशांति है, अस्थिरता है, व्यापार को हथियार बनाया जा रहा है। तब ऐसे माहौल में ये भारतीय संस्कृति और विचार है जो संपूर्ण विश्व को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम और विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और इसको धरती पर उतारने के प्रयास यहाँ गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से कर रहा है। अत्यंत सौभाग्य का दिवस है कि आज शताब्दी समारोह का समापन हुआ है। एक्चुअली तो ये समापन नहीं, ये श्री गणेश है नए युग का, एक युग के परिवर्तन का। आज अत्यंत खुशी हुई कि पूरे गायत्री परिवार, पूरे भारत, हर आत्मा ने 51 दिन की जो पूजा की, जो तप तपस्या की, जो सेवा की, जो कल्याण किया, उसका आज इकट्ठा बैठकर संकल्प लेने का क्षण थे। अभी जैसा माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि समापन नहीं, ये नए युग का सूत्रपात है। हम लोग इसको उसी दृष्टि से देखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया, वो उद्देश्य सौभाग्य की त्रिवेणी में संकल्प की त्रिवेणी को जन्म देना था। पर्यावरण की शुद्धि का संकल्प, व्यक्तित्व के निर्माण का संकल्प, राष्ट्र के निर्माण का संकल्प। सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा दिव्य भव्य। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। जगह जगह पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते एक ओर जहां तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर जो पर्यटक घूमने आए हैं वो इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े ये पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। बर्फबारी देख खिल उठ रहे हैं पर्यटकों के चेहरे। पर्यटक बर्फबारी का लगातार लुत्फ लेते हुए नजर भी आए। किस तरह से पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है ये आप देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर। बारिश बर्फबारी से तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही पर्यटकों के लिए ये अलग नजारा देखने को उनको मिल रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।